हे गाइस, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल लर्न साइंस, ऑफ कोर्स लर्न सोशल साइंस। तो बच्चों, आज हम करने जा रहे हैं क्लास 8 एनसीईआरटी पॉलिटिकल साइंस चैप्टर नंबर 4 अंडरस्टैंडिंग लॉस के क्वेश्चन आंसर एंड एक्सरसाइज सॉल्यूशन। तो बच्चों, होप्स हो कि आप लोगों ने चैप्टर को काफी अच्छे से पढ़ लिया होगा, समझ लिया होगा और आप लोगों को समझ भी आ गया होगा। तो चलिए आज हम इसके एक्सरसाइज करेंगे और ये इसके साथ ही हमारा जो है चैप्टर खत्म हो जाएगा। तो चलिए हम अपने एक्सरसाइज की तरफ बढ़ते हैं। और हाँ बच्चों, सबसे पहले आप वीडियो को पॉज कर लीजिए और खुद से करने की कोशिश कीजिए। अगर आपसे नहीं होते हैं तो आपके सामने पीडीएफ नहीं होते होंगे आपसे जरूर, क्योंकि आप लोगों ने चैप्टर को काफी अच्छे से पढ़ा है। नहीं पढ़ा अभी तक तो आप लोग प्लेलिस्ट में वीडियो मिल जाएगी, आप वहां से देख सकते हैं। पहले चैप्टर पढ़िए, फिर क्वेश्चन आंसर कीजिए। इस तरह कभी आप लोगों का बेस जो है कमजोर नहीं होगा और नहीं आप लोगों को डाउट्स रहेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हमारे पास सबसे पहले आ गया है क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, राइट इन योर ओन वर्ड्स व्हाट यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म द रूल ऑफ लॉ। कि ये जो रूल ऑफ लॉ हमने पढ़ा था, हम लोगों ने चैप्टर के एक्सप्लेनेशन में इसको काफी अच्छे से पढ़ा था। रूल ऑफ लॉ को काफी डिटेल में भी पढ़ा था कि कानून के शासन से आप क्या समझते हैं, अपने वर्ड्स में लिखिए। इन योर रिस्पॉन्स इंक्लूड अ फिक्टिशियस और रियल एग्जांपल ऑफ अ वायलेशन ऑफ द रूल ऑफ लॉ। अपने तरफ से एक फिक्टिशियस यानी एक काल्पनिक या रियल एग्जांपल लिखिए जिसमें रूल ऑफ लॉ यानी कानून के शासन का उल्लंघन हो रहा हो। तो चलिए सबसे पहले हम रूल ऑफ लॉ क्या है उसका आंसर लिखेंगे। दो पार्ट्स में क्वेश्चन है। द रूल ऑफ लॉ मीन्स इज दैट ऑल लॉज अप्लाई इक्वली टू ऑल citizen of the country and no one can be above the law, neither a government official nor a wealthy person nor even the president of the country is above the law. Any crime or violation of law has a specific punishment to all citizen of India. अब क्वेश्चन का दूसरा पार्ट है, इन योर रिस्पॉन्स अपना रूल ऑफ लॉ का एक आपको एग्जाम्पल देने के लिए कह रहे हैं। तो ये जो एग्जाम्पल है ये काफी फेमस और काफी चर्चित एग्जाम्पल है, सभी लोग इसको जानते हैं। और हम लोग मैं आपको एकदम रियल लाइफ एग्जाम्पल इसलिए बताती हूँ ताकि हम जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि अगर हम पॉलिटिकल साइंस को, हिस्ट्री को, ज्योग्राफी को प्रेजेंट से अपनी डेली लाइफ से जोड़कर पढ़ेंगे तो आप लोगों को काफी अच्छे से समझ में आएगी और आपको कभी याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बल्कि वो आपको खुद ब खुद समझ में आ जाएगी। तो इन द केस ऑफ बाबरी मस्जिद वी सॉ द clear real violation of the law because its decision from Supreme Court based on beliefs not according to law। यानी जो फैसला आया था वो सिर्फ आस्था के आधार पर आया था, लॉस के आधार पर नहीं आया था। तो इस तरह अगर हम प्रेजेंट से जोड़कर हमेशा पढ़ते रहेंगे तो हमें समझ भी आता रहेगा कि हमारे देश में चल क्या रहा है, हो क्या रहा है और क्या चीज सही है, क्या चीज गलत है। इस तरह आपके ऊपर भी कोई जो है जबरदस्ती नहीं कर सकता और आप भी दूसरों के ऊपर जबरदस्ती करने से रुके रहेंगे, क्योंकि आप एक पढ़े लिखे सिटीजन हैं और आप लर्न साइंस के स्टूडेंट हैं। तो आप बिल्कुल भी ऐसा नहीं करेंगे, हमेशा लॉस के अकॉर्डिंग चलेंगे, किसी भी लॉ का वायलेशन नहीं करेंगे। तो चलिए अब हम पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। State 2 reason why historians refute the claim that the British introduced the rule of law in India। यानी कह रहे हैं जो ये रूल ऑफ लॉ है, जैसे कि हम लोगों ने चैप्टर के एक्सप्लेनेशन में पढ़ा था कि ब्रिटिशर्स ने, ये एक बात कही जाती है कि ब्रिटिशर्स ने जो है इंडिया में इंट्रोड्यूस करवाया रूल ऑफ लॉ यानी कानून का शासन। जो ये एक तरीका है, इसको ब्रिटिशर्स ने इंडिया में इंट्रोड्यूस करवा किया है। तो हिस्टोरियंस किस तरह इसको रिफ्यूट करते हैं, यानी हिस्टोरियंस इसको नहीं मानते। हिस्टोरियंस कहते हैं ये हमारी अपनी खुद की रचना है, हमारा अपना खुद का तरीका है शासन का। लेकिन लोग कहते हैं, मतलब कहा ऐसा जाता है कि ब्रिटिशर्स ने इंट्रोड्यूस करवाया। तो आप दो वजह लिखिए कि क्यों क्यों हिस्टोरियंस इनकार करते हैं इससे। तो चलिए देख लेते हैं। हिस्टोरियंस हैव डिस्प्यूटेड दिस क्लेम सेवरल ग्राउंड, टू ऑफ व्हिच इंक्लूड कि हिस्टोरियंस ने इस बात को जो है सेवरल यानी डिफरेंट ग्राउंड्स पे, डिफरेंट आधार पे जो है इसको मानने से इनकार किया है, जिनमें से दो इंक्लूडेड है। सबसे पहले, फर्स्ट द कॉलोनियल लॉ वाज आर्बिट्रेरी। सबसे पहली बात और सबसे जानदार बात यही है कि जो
कॉलोनियल लॉ था वो आर्बिट्रेरी था। आर्बिट्रेरी के बारे में हम लोगों ने क्या पढ़ा था? आर्बिट्रेरी वैसी एक्सरसाइज को कहते हैं या वैसी हरकत को कहते हैं जिसमें किसी भी इंसान को बिना किसी वजह के, बिना किसी रीजन के, बिना किसी ऑफिशियल रीजन के, बिना किसी बेस के, बिना उसको बताए उसको गिरफ्तार कर लिया जाता है और उसको मारा पीटा जाता है, कुछ भी किया जाता है उसको। ये सब होता है सिर्फ एक इंसान की पर्सनल चॉइस पे, यानी कोई लॉ नहीं, कोई कानून नहीं, कोई ऑफिशियल रीजन नहीं, कोई बेस नहीं, बस किसी को पकड़ लिया, उसके साथ मारपीट शुरू कर दी, जबरदस्ती की, डिक्टेटरी, मोनार्की, ये सारी चीजें होती हैं आर्बिट्रेरी में। तो सबसे पहली बात ये था, जो कॉलोनियल ब्रिटिशर्स थे वो आर्बिट्रेरी एक्सरसाइज करते थे, यानी इंडियंस के साथ वो ऐसा ही सलूक करते थे। तो कहाँ से रूल ऑफ लॉ वो लॉ ले आएंगे? उनकी यहाँ नाम के तो उन्होंने बहुत लॉ बना रखे थे, लेकिन उनकी हरकतें आर्बिट्रेरी थी। और सेकंड क्या है, दैट द इंडियन नेशनलिस्ट प्लेड अ प्रोमिनेंट रोल इन द डेवलपमेंट ऑफ द लीगल स्फीयर इन ब्रिटिश इंडिया। दूसरी बात ये कि जो हमारे नेशनलिस्ट थे, जो हमारे फ्रीडम फाइटर्स थे, उन्होंने एक बहुत ही प्रोमिनेंट यानी इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है लीगल स्फीयर यानी कानून के दायरे को बढ़ाने में। ब्रिटिश इंडिया में कानून के दायरे को बढ़ाने में उन लोगों ने बहुत इंपॉर्टेंट प्रोमिनेंट रोल जो है उन लोगों ने प्ले किया है। यानी वो बार बार कहते थे कि ऐसा कानून आना चाहिए, वैसा कानून आना चाहिए। तो वो अपनी जान पे खेल के उन लोगों के सामने ऐसी बातें रखते थे। तो इससे हमें ये पता लगता है कि रूल ऑफ लॉ जो है ये हमारी अपनी खुद की रचना है, ना कि ब्रिटिशर्स ने इंट्रोड्यूस करवाया है। क्योंकि ब्रिटिशर्स के यहाँ पे, ब्रिटिशर्स के टाइम पे, कॉलोनियल टाइम पे जो है वहां पे हमारे इंडिया में आर्बिट्रेरी एक्सरसाइज करते थे वो लोग। तो बच्चों आप लोगों को भी समझ में आ गया होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 3 आप लोगों को ऐसा लग रहा होगा कितना लेंथी क्वेश्चन है। तो बच्चों ये क्वेश्चन सिर्फ स्टोरी बोर्ड के बारे में है, तो स्टोरी बोर्ड से ही समझ में आ रहा है कि एक स्टोरी की तरह है। हमने सिर्फ स्टोरी की ये वर्ड्स एक साथ इतने सारे लिखे हुए हैं, तो आप लोगों को लग रहा है कि बहुत सारी बातें लिखी हुई इसमें। बातें इसमें बहुत थोड़ी सी ही लिखी हुई है, लेकिन वर्ड्स की संख्या ज्यादा होने के कारण आप लोगों को बड़ा लग रहा है। ये बड़ा बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल स्टोरी की तरह है। तो चलिए देख लेते हैं क्या है क्वेश्चन। रीरीड द स्टोरी बोर्ड, दोबारा स्टोरी बोर्ड को पढ़िए। ऑन हाउ अ न्यू लॉ ऑन डोमेस्टिक वायलेंस गॉट पास्ड, के डोमेस्टिक वायलेंस पे एक न्यू लॉ किस तरह पास हुआ था। डिस्क्राइब इन योर ओन वर्ड द डिफरेंट वेज इन विच वुमेन्स ग्रुप वर्क टू मेक दिस हैपन, के अपने वर्ड्स में लिखी कि किस तरह वुमेन्स ग्रुप ने डिफरेंट वेज में वर्क किया था इस लॉ को बनाने में, इसको मेक श्योर करने में, इस लॉ को लाने में जो है किस तरह उन्होंने वर्क किया था, किस तरह उन्होंने मेहनत की थी। तो हम लोगों ने स्टोरी बोर्ड को बहुत अच्छे से जो है चैप्टर के एक्सप्लेनेशन में आई थिंक पार्ट 2 में पढ़ा था, और पूरे पार्ट में हमने सिर्फ स्टोरी बोर्ड को पढ़ा था। छोटी छोटी वीडियोज हैं, आप देखिएगा, आपको काफी अच्छे से लॉज की समझ आ जाएगी। आपको लॉ को समझना जरूरी है, क्योंकि आप अभी रहें या फिर जिंदगी के किसी भी हिस्से में, बल्कि आप एज ए सिटीजन, एज ए ह्यूमन बीइंग आपको लॉ को जानना जरूरी है, क्योंकि ये आपको कभी भी जो है जरूरी पड़ सकते हैं। आप किसी भी वक्त किसी को लॉ बताकर, इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन बताकर उसको गलत काम करने से रोक सकते हैं, अपने आप को बचा सकते हैं। तो चलिए देख लेते हैं कि किस तरह उन लोगों ने डोमेस्टिक वायलेंस का जो है लॉ पास करवाया था। The Protection of Women from Domestic Violence Act was passed in 2005. या आप याद रखिएगा कि जो प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट कब पास हुआ था? 2005 में। आपसे इस तरह भी पूछा जा सकता है कि 2005 में कौन सा जो है लॉ पास हुआ था। तो दोनों तरीके से इसको याद रखिएगा। ऑब्जेक्टिव में आपसे पूछा जा सकता है। बहुत सिंपल सी 1-2 डेट्स हैं, ज्यादा नहीं है। डेट्स बिल्कुल कॉमन सेंस वाली डेट्स हैं। आफ्टर एट लास्ट 15 ईयर्स, तकरीबन 15 साल के बाद, इट इज अ वेरी लॉन्ग जर्नी फॉर वुमेन्स हु वर्क टू मेक दिस हैपन। ये उन लेडीज के लिए, उन वुमेन्स के लिए, उन वुमेन्स ग्रुप और ऑर्गेनाइजेशन के लिए काफी लंबी जर्नी थी, जिन्होंने इस लॉ को पास करवाने के लिए जो है मेहनत की, काम किया। द जर्नी, अब चलिए जर्नी देख लेते हैं, क्योंकि आपको बता रहे हैं, वो आपसे पूछ रहे हैं कि आप उस जर्नी को पूरी उस तरीकों को लिखिए कि किस तरह एक नया लॉ की मांग शुरू हुई, किस तरह वो एक्ट बना, बिल बना, लॉ बना, किस तरह पास हुआ, किस तरह उसमें चेंजेस आए। तो सारी बात आपसे पूछ रहे हैं। तो चलिए, The journey was began because of the complaint of women from every corner of the country। कि जर्नी इस तरह स्टार्ट हुई थी कि डोमेस्टिक वायलेंस के खिलाफ कंट्री के सभी कोनों से, यानी एवरी कंट्री के सभी पार्ट से जो है औरतों की शिकायत आ रही थी। वो वुमेन्स ऑर्गेनाइजेशन में जाके अपनी कंप्लेंट कर रही थी। बहुत ज्यादा ये हरकतें जो है बढ़ गई थी। थ्रू आउट द 1990s, the demand of a new
civil law to address this issue was raised in different forums. यानी 1990s में पूरी जो ये एक न्यू सिविल लॉ को इस इशू को एड्रेस करने के लिए यानी डोमेस्टिक वायलेंस को रोकने के लिए जो है एक न्यू सिविल लॉ की मांग जो है पूरी कंट्री में जो है खड़ी हो गई थी इन 1999। अब सोचिए 1990s में पूरी चली, 1990 में जाके लॉयर्स, कलेक्टिव लॉ, स्टूडेंट एक्टिविस्ट आफ्टर नेशनल वाइड कंसल्टेशन यानी पूरे मुल्क गिर एहतजाज के बाद, अगर हम उर्दू में बोलेंगे यानी पूरे मुल्क भर में जब प्रोटेस्ट होने लगा, टुक द लीड इन ड्राफ्टिंग द डोमेस्टिक वायलेंस बिल। उन्होंने क्या किया, डोमेस्टिक वायलेंस बिल बनाने स्टार्ट किया। मीटिंग्स वर हेल्ड विद डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन के साथ मीटिंग हुई, मशवरे हुए, बातचीत हुई। फाइनली द बिल वाज इंट्रोड्यूस्ड इन पार्लियामेंट इन 2002 बट आखिरकार जो है फाइनली बिल जो है 2002 में जो है पार्लियामेंट में जो इंट्रोड्यूस करवाया गया। लेकिन दिस बिल हैज नन ऑफ व्हाट व्हिच ऑर्गेनाइजेशन हैव बीन सजेस्टिंग। लेकिन उस बिल में वो सारी चीजें नहीं थी जो ऑर्गेनाइजेशन, वुमेन ऑर्गेनाइजेशन चाहते थे, उन लोगों ने डिमांड की थी जिन चीजों की। सो इन December 2002 द स्टैंडिंग कमिटीज इट्स रिकमेंडेशन इन बोथ हाउसेज। तो फिर क्या हुआ, 2002 में स्टैंडिंग कमेटी ने इनकी जो रिकमेंडेशन है उसको दोनों बोथ हाउसेस, क्या मतलब बोथ हाउसेस से आप क्या समझ रहे हैं, जो हमने पढ़ा था पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में, बोथ हाउसेस यानी लोकसभा एंड राज्यसभा में रखी। द कमिटी सपोर्ट एक्सेप्टेड ऑफ द डिमांड्स ऑफ द वुमेन्स ग्रुप। तो कमेटी की रिपोर्ट ने, सॉरी सपोर्ट बोल दिया मैंने, रिपोर्ट ने जो है वुमेन्स ग्रुप की काफी सारी डिमांडेड को जो है एक्सेप्ट किया। फाइनली अ न्यू बिल रीइंट्रोड्यूस्ड इन पार्लियामेंट 2005। फाइनली एक नया बिल जो है रीइंट्रोड्यूस करवाया गया पार्लियामेंट में, कौन सी डेट में, 2005 में। After being passed in both houses, it was sent to the president to his assent. दोनों houses यानी लोकसभा और राज्यसभा में पास होने के बाद इसको प्रेसिडेंट के पास भेजा गया उनके सिग्नेचर के लिए, उनके साइन के लिए, ताकि ये बिल से एक्ट बन सके। The Protection of Women from Domestic Violence Act came in effect in 2006 और जो Protection of Women Domestic Violence एक्ट जो है वो इफेक्ट में आया है, लागू किया गया 2006 में। तो बच्चों देखा आप लोगों ने किस तरह एक न्यू लॉ बना। 1990 से इसकी जर्नी स्टार्ट हुई। 1999 में जो है मीटिंग बिठाई गई। 2002 में फर्स्टली जो है इसको पार्लियामेंट में इंट्रोड्यूस कराया गया, बट उस बिल में जो इंट्रोड्यूस करवाया गया वो सारी चीजें नहीं थी जो वुमेन ग्रुप चाहती थी। फिर दोबारा इंट्रोड्यूस करवाया गया 2005 में, और वो 2005 में जो है वो पास हो गया दोनों हाउसेस से, प्रेसिडेंट के पास से भी पास हो गया। उसके बाद 2006 में ये इफेक्ट में आया। तो इस तरह ये एक जर्नी थी। काफी देखा आपने, बिल्कुल स्टोरी की तरह थी, ज्यादा मुश्किल नहीं थी, तो घबराइएगा मत। ये स्टोरी है बिल्कुल, आप लोग अपनी सेंस से भी जो है इसको याद रख सकते हैं कि पहले तो किसी भी चीज के लिए हाँ सच में कंप्लेंट्स होंगी डिफरेंट, फिर लोगों की तवज्जो जाएगी, फिर लोग पूरे नेशन में जो है इसके खिलाफ प्रोटेस्ट करेंगे। फिर जाहिर सी बात है पूरे नेशन में प्रोटेस्ट होगा, तो जो लोग लॉ बनाने वाले हैं, जैसे लॉ स्टूडेंट्स हैं, जजेस हैं, लॉयर्स हैं, ये सारे लोग जो है एक्टिविस्ट हैं, ये सारे लोग बिल बनाएंगे, यानी एक पूरा बिल बनाएंगे। फिर उसको जाहिर सी बात है हम पार्लियामेंट में इंट्रोड्यूस करवाएंगे। पार्लियामेंट में अगर वो बिल में वैसा के वैसा इंट्रोड्यूस करवा दिए जैसे लोग चाहते हैं तो वो एक्ट बन जाएगा। लेकिन इस बिल में क्या हुआ था कि उसमें वो सारी चीजें नहीं थी जो डिमांड्स थी लेडीज की, तो इसको दोबारा रीइंट्रोड्यूस करवाया गया। इस तरह ये जो है बिल से एक एक्ट बन गया। तो कितना सिंपल है, इसी तरह आप इसको याद रख सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, राइट इन योर ओन वर्ड्स व्हाट यू अंडरस्टैंड बाय द फॉलोइंग सेंटेंसेस ऑन पेज 44 टू 45। यानी ये जो एक सेंटेंस लिखा हुआ है 44 और 45 में, ये वाला नीचे जो सेंटेंस लिखा हुआ है इससे आप क्या समझते हैं अपने वर्ड्स में लिखे। दे आल्सो बिगेन फाइटिंग फॉर ग्रेटर इक्वालिटी एंड वांटेड टू चेंज द आइडिया ऑफ लॉ फ्रॉम अ सेट ऑफ रूल्स दैट दे वर फोर्स्ड टू ओबे टू लॉ एज इंक्लूडिंग आइडियाज ऑफ जस्टिस। यानी ये एक स्टेटमेंट है, इससे आप क्या समझते हैं, इसको लिखने के लिए कह रहे हैं कि और उन लोगों ने जो है अपने लिए ग्रेटर इक्वालिटी के लिए लड़ना शुरू कर दिया, और वो जो सेट ऑफ रूल्स था उसमें जो लॉ के आइडियाज थे उसमें चेंजिंग चाहते थे, जो उनको जबरदस्ती मनवाया जाता था वो सेट ऑफ रूल, और लॉ ऐसे होने चाहिए जिसमें जस्टिस के आइडिया जो है इंक्लूड हो। तो इससे आप क्या समझते हैं, तो चलिए देख लेते हैं हम क्या समझते हैं। बाय द एंड ऑफ 19th century द इंडियन started asserting themselves in the colonial courts. The Indian legal professional began emerging and demanding respect in colonial courts. Indian started using law to defend their legal rights. Indian judges began to play a greater role in the making decision. Thus, the Indians played a major role in the evolution of the
रूल ऑफ लॉ ड्यूरिंग द कॉलोनियल पीरियड। यानी हम इसमें पूरी बात समझ रही है। हम लोगों ने क्वेश्चन के एक्सप्लेनेशन में पढ़ा था कि किस तरह के लोग जो 19th सेंचुरी के एंड के बाद से जो है काफी एक्टिव हो गए थे। इंडियंस जो है उन्होंने कॉलोनियल कोर्ट्स में जो है अपनी हक के लिए मांग, अपने राइट्स के लिए मांग स्टार्ट कर दी थी। लीगल प्रोफेशनल जो थे वो लोग जो है कॉलोनियल कोर्ट्स में उन्होंने रेस्पेक्ट की मांग की कि हमें रेस्पेक्ट दी जाए, हमारे साथ रेस्पेक्ट के साथ जो है बिहेव किया जाए। और जो इंडियंस थे, इंडियन प्रोफेशनल, उन्होंने लीगल तरीके से अपने आप को बचाना शुरू कर दिया उनकी आर्बिट्रेरी एक्सरसाइज से। और जो इंडियन जजेस थे उन्होंने डिसीजन मेकिंग में काफी अहम रोल प्ले करने स्टार्ट किया। और इंडियंस जो है वो रूल ऑफ लॉ के लिए, रूल ऑफ लॉ के एवोल्यूशन के काम में जो है काफी कॉलोनियल पीरियड में काफी मेजर रोल प्ले कर रहे थे। बच्चों ये सब करना आसान नहीं था उनके टाइम में, बहुत मुश्किल था। इसका मतलब ये होता था ये सब करने की अपनी मौत को खुद दावत देना, क्योंकि वो किसी पे भी अगर उनको शक होता था कि ये हमारे खिलाफ जाए तो उसको फौरन फांसी पे चढ़ा देते थे, क्योंकि उनके यहाँ आर्बिट्रेरी एक्सरसाइज थी। तो इस तरह उन्होंने अपनी जान पे खेल के ये सारी चीजें की। तो सबसे पहले हम इन दोनों इस सेंटेंस से क्या समझते हैं, इंडियन नेशनलिस्ट ने क्या किया? द इंडियन नेशनलिस्ट एडवोकेटेड फॉर ग्रेटर इक्वालिटी फॉर इंडियन बिफोर द लॉ। और सेकंड, लॉ इज इंक्लूडिंग ऑफ जस्टिस, आइडिया ऑफ जस्टिस, कि ये जो वर्ड है लॉ इंक्लूडिंग आइडियाज ऑफ जस्टिस के जो ऐसे लॉ होने चाहिए जिनमें जस्टिस के आइडियाज जो है वो इंक्लूडेड होने चाहिए। इट मीन नेशनलिस्ट wants a set of rules which is made for justice, not to forced or troubled citizen of country। यानी इसका मतलब यह कि नेशनलिस्ट ऐसे सेट ऑफ रूल चाहते थे जो कि जस्टिस के लिए काम करे। यानी लॉ ऐसे होने चाहिए जो इंसान को इंसाफ दिलाए, ना कि उनको जबरदस्ती मनवाया जाए, और ना ही उस कंट्री के सिटीजन को परेशान करने के लिए बनाया जाए। तो वो ऐसे रूल चाहते थे कि जिसमें आइडियाज ऐसे हो जिसमें जस्टिस इंक्लूडेड हो। तो बच्चों होप सो कि आप लोगों के क्वेश्चन आंसर हो गए होंगे, यहीं तक है और आप लोगों को समझ में आ गया होगा। और अगर आप लोगों को नहीं समझ में आया तो वीडियो आप दोबारा देखिए, आप खुद से क्वेश्चन आंसर कीजिए, समझने की कोशिश कीजिए। क्वेश्चन आंसर अगर आप अभी कर लेते हैं खुद से, मतलब अभी से करने की खुद आदत डालते, तो आप जब आगे बड़ी क्लासेस में पढ़ेंगी तो आपको ये स्किल डेवलप करने के लिए आपको मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लोग अलग से मेहनत करते हैं, जैसे हमारी मैम ने हमें बताया कि खुद से आंसर लिखो, तो हम खुद से आंसर लिखते हैं। अब जब हम बड़े क्लासेस में आ गए हैं तो हमें इस स्किल को डेवलप करने के लिए अलग से मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ती। तो इसी तरह हम आपके टीचर हैं, हम आपको बता रहे हैं, आप भी हमारी बात को फॉलो कीजिए और खुद से आंसर लिखने की कोशिश कीजिए। इस तरह आपकी जो स्किल है काफी डेवलप हो जाएगी और आपको बड़े क्लास में जाके अंदाजा होगा कि लर्न साइंस वाली मैम ने एकदम सही कहा था, हमने उनकी बात मान ली, तो आज हमें कितनी जो है मेहनत कम करनी पड़ रही है, हमें ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ रही है। तो स्मार्ट वर्क कीजिए बच्चों, हार्ड वर्क तो जरूरी है, ये स्मार्ट वर्किंग है कि अभी से छोटी छोटी आदतें डालना जो बाद में जाके आपको बहुत ज्यादा प्रॉफिट देने वाली है। तो चलिए यहीं तक था आज का चैप्टर। अब हम चैप्टर नंबर 5 पढ़ेंगे, इससे हमारा 5 के साथ हाफ ईयरली का सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। फिर हम हिस्ट्री पढ़ेंगे। तो चलिए, अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई हो, समझ आई हो, तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। लाइक नहीं करते हैं बच्चों, आप देख तो लेते हैं, लाइक नहीं करते हैं। लाइक कीजिएगा वीडियो को। और अगर आप हमारे चैनल लर्न साइंस पर न्यू हैं तो हमारे चैनल लर्न साइंस को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए मिलते हैं चैप्टर नंबर 5 के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।